नमस्कार। पिछले एपिसोड्स में मैंने आपको बताया था कि विनिमय से जुड़ी सारी प्रक्रिया बिल्कुल फिजूल होती है, गैर जरूरी होती है, अस्वाभाविक होती है। यानी बाजार, बिक्री, पैसा, दुकान, ये सब कुछ बिल्कुल फिजूल होता है, अस्वाभाविक होता है। लेकिन अगर ये सब अस्वाभाविक है तो फिर स्वाभाविक क्या है? जाहिर है कि किसी भी चीज का उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है और उसका उपभोग करने की जो प्रक्रिया है, बस वो स्वाभाविक है। बाकी विनिमय के बिना भी किसी चीज का उत्पादन हो सकता है और विनिमय के बिना भी किसी चीज का उपभोग हो सकता है। इसलिए विनिमय बिल्कुल व्यर्थ है। दुकान, बाजार, बिक्री, पैसा व्यर्थ है, अस्वाभाविक है, फिजूल है। लेकिन आपको मेरी बात अगर अभी समझ नहीं आई है तो चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक कुम्हार एक घड़ा बनाता है और घड़े को बनाने में 2 घंटे का श्रम समय लगता है। यानी मान लीजिए कि इसका मूल्य है 2 रुपये। अब अगर इस घड़े को कुम्हार के घर से कहीं दूसरी जगह ले जाया जाए बिक्री के लिए, यानी इसकी ढुलाई की जाए, तो उस ढुलाई का श्रम मान लीजिए 50 पैसे का हो, तो अब इस घड़े का मूल्य हो गया 2.5 रुपया। तो अब जब घड़ा किसी दुकान में पहुंच जाता है और बहुत दिनों तक वहां रखा रहता है, उसकी रखरखाव में, उसकी साफ सफाई में काफ़ी सारा पैसा खर्च भी हो जाता है, तब भी इस घड़े का मूल्य 2.5 का 2.5 ही रहता है, 3 रुपया नहीं हो जाता है। अगर मान लीजिए कि दुकानदार इस घड़े को 3 रुपये में या 4 रुपये में बेच दे तो इसके कोई दूसरे कारण हो सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि दुकानदार के यहाँ पर जब विनिमय हुआ तो विनिमय के दौरान घड़े के मूल्य में कुछ भी वृद्धि नहीं होती, चाहे जितना खर्चा हो जाए। ऐसे किसी कमीज की बात कर लीजिए। जब एक कपड़े से कोई कमीज बनती है तो उसमें श्रम लगता है, इसीलिए कमीज का जो मूल्य है वो कपड़े के मूल्य से ज्यादा होता है। फिर कमीज को अगर कारखाने से कहीं और ले जाया जाता है बिक्री के लिए तो ढुलाई का श्रम लगता है उसमें, और ढुलाई का श्रम भी स्वाभाविक श्रम है, इसलिए वो भी एक मूल्य देता है। यानी जब ढुलाई के बाद में कमीज पहुंच जाती है शर्ट की दुकान पर, कपड़े की दुकान पर, तो वहां पर उसका मूल्य थोड़ा और बढ़ा हुआ होता है। लेकिन इसके बाद दुकान के अंदर चाहे जो कुछ हो जाए, उसका विनिमय हो जाए शर्ट का, तब शर्ट का मूल्य बढ़ता नहीं है, उतना का उतना ही रहता है। क्यों? क्योंकि दुकान के अंदर जो कुछ भी होता है वो स्वाभाविक नहीं है, और सिर्फ स्वाभाविक प्रक्रिया ही ऐसी होती है जो किसी भी चीज का मूल्य बढ़ा दे। अब यहीं देख लीजिए, ये भैया कपड़ों के बदले में अपना प्लास्टिक का स्टूल बेच रहे हैं। मान लीजिए जो कपड़ा ये ले रहे हैं इस प्लास्टिक के स्टूल के बदले में, उसे बनाने में 2 घंटे का श्रम समय लगा था, और इनके प्लास्टिक के स्टूल को बनाने में भी 2 घंटे का ही श्रम समय लगा था। तो मान लीजिए एक्सचेंज हो जाने के बाद में जब भैया ये शर्ट ले जाते हैं, ये कपड़ा ले जाते हैं अपने घर, तो क्या वो इस कपड़े के बदले में कोई ऐसी चीज ले सकते हैं जिसे बनाने में 2 घंटे से ज्यादा का श्रम लगा हो? नहीं ले सकते। अब ये देख लीजिए, ये अंकल गए हैं टोस्ट की दुकान पर टोस्ट खरीदने के लिए। अब मान लीजिए इन्होंने टोस्ट का मूल्य यानी 5 रुपए का सिक्का दुकान वाले अंकल को दे दिया, तो दुकान वाले अंकल अगर ये सोचने लग जाएं कि विनिमय के बाद तो मेरे टोस्ट का मूल्य बढ़ गया होगा, इसलिए इस 5 रुपए के सिक्के से मैं कोई 6 रुपए मूल्य का सामान खरीद लूंगा, तो बच्चा भी इनकी सोच पर हंसेगा। अब आप हंसें या ना हंसें, लेकिन सच तो यही है कि मूल्य सिर्फ उसी श्रम का बन पाता है जो किसी न किसी चीज के उत्पादन के लिए या उसके उपभोग के लिए जरूरी हो। लेकिन दुकान का, पैसे का, विनिमय का, बाजार का, इनका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या बिना दुकान सजाए, बिना बाजार बनाए चीजों का उत्पादन और उनका उपभोग संभव है? हाँ है, बेशक है, लेकिन यह सिर्फ तब ही हो सकता है जब सारे लोग श्रम करते हों। मालिक और नौकरों के जो श्रम संबंध हैं वो वैसे श्रम संबंध ना रहें, खत्म हो जाएं। जितने भी स्वतंत्र श्रमिक हैं, जितने भी स्वतंत्र मजदूर हैं, वे भी सबके साथ में मिलकर श्रम करें, और जितने भी श्रम संबंध हैं वो सारे श्रम संबंध समानता पर आधारित श्रम संबंध बन जाएं। अगर ऐसा हो जाए तो विनिमय की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन पूंजीवादी समाज में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां तो घड़ी घड़ी विनिमय होता है, हर समय विनिमय होता रहता है। अब आप एक सवाल कर सकते हैं कि अगर दुकानें, बाजार ये सब खत्म हो जाए, यानी विनिमय का पूरा प्रोसेस अगर बंद हो जाए, तो दुकानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनका क्या होगा?
भाई जाहिर सी बात है, वो लोग अस्पतालों में, स्कूलों में, ढुलाई के दूसरे कामों में या ऐसे ही किसी दूसरे स्वाभाविक कामों में लग जाएंगे। सब अपनी ज़रूरत के हिसाब से उत्पादन करेंगे और फिर चीज़ों का उपभोग करेंगे। आप इस बात को कुछ यूं समझिए कि बहुत सारे लोग इस समाज में मालिक बने हुए बैठे हुए हैं, चाहे वो व्यापारी हो या पूंजीपति हो। मैं फिलहाल व्यापारी की बात करता हूं जो विनिमय करता है। तो मालिक जो है वो विनिमय करता है और व्यापारिक कमीशन लेता है। ये कमीशन उसके पास आती कहां से है? कहीं बाहर से तो आ नहीं सकती। माल के मूल्य में कमीशन कहीं बाहर से नहीं जुड़ती है, वो तो निकलती है माल को बनाने वाले जो श्रमिक होते हैं उनके अतिरिक्त श्रम में से। अब अगर मान लीजिए कि समाज के अंदर मालिक और नौकर नाम की कोई चीज हो ही ना, तो फिर ये कमीशन निकलेगा कहां से? क्योंकि अगर मालिक और नौकर नहीं होंगे तो सबको सबका बराबर हक मिल रहा होगा, जितना जिसका श्रम उतना उसको मेहनत का फल मिल रहा होगा। तो फिर कमीशन निकालने का कोई सोर्स ही नहीं बचेगा, और जब ये सोर्स नहीं बचेगा तो विनिमय होगा ही नहीं। और यकीन मानिए, अगर ये विनिमय का प्रोसेस खत्म हो गया तो जितना श्रम आज हम और आप लोगों को करना पड़ता है, दुनिया के सभी श्रमिकों को करना पड़ता है, उससे कहीं कम श्रम करना पड़ेगा और जिंदगी बहुत बेहतर गुजरेगी। आइए अब बात कर लेते हैं पारिवारिक श्रम की। ये श्रम न तो उत्पादक श्रम है और न ही अनुत्पादक श्रम, क्योंकि घर के अंदर जो लोगों के रिश्ते होते हैं वे मालिक और मजदूर के रिश्ते जैसे नहीं होते। अक्सर कर दुनिया के लगभग हर घर में महिलाएं तो घर के अंदर का काम करती हैं और जो मर्द होते हैं आमतौर पर वो घर के बाहर किसी मालिक के लिए काम करते हैं। अक्सर घर के मर्द घर के बाहर किसी पूंजीपति के लिए श्रम करते हैं, जिसके लिए उन्हें मजदूरी मिलती है। मजदूरी के इन पैसों से वे घर के लिए ज़रूरी सामान खरीदते हैं। इन्हीं सामानों का इस्तेमाल कर घर की महिलाएं घर का सारा ज़रूरी काम करती हैं। बच्चों का पालन पोषण और बुजुर्गों की देखभाल जैसे काम भी पारिवारिक श्रम ही हैं। ये सारा श्रम उपयोग मूल्य के तौर पर खर्च हो जाता है। ये श्रम कहीं बेचा नहीं जाता, इसलिए ये किसी मूल्य में नहीं बदलता। घर के मर्द अक्सर महिलाओं के साथ तानाशाह जैसा बर्ताव करते हैं, फिर भी वे उनके मालिक नहीं होते। इसलिए वे महिलाएं न तो उत्पादक श्रमिक होती हैं न अनुत्पादक श्रमिक। वे स्वतंत्र श्रमिक भी इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके श्रम से जो कुछ तैयार होता है वो बिकता नहीं है, बल्कि घर में ही खर्च हो जाता है। घर का काम चाहे पुरुष करें या महिला, वो बिकता नहीं है, इसलिए उसे पारिवारिक श्रम ही कहा जाता है। गुलामी के दौर में जो गुलाम परिवार की महिलाएं होती थीं, वे गुलाम मालिकों के घर में भी श्रम करती थीं और उनके खेतों पर भी श्रम करती थीं। इसी तरह सामंती समाज में भी सामंती प्रभुओं के घरों में काश्तकार घरों की महिलाएं काम करती थीं, वे उनके खेतों पर भी काम करती थीं। इसी तरह पूंजीवादी समाज में भी मजदूर परिवारों की महिलाएं अपने घर के काम के अलावा घर के बाहर किसी मालिक के लिए श्रम करती हैं। वे चाहे उत्पादक श्रम करती हों या अनुत्पादक, लेकिन बाहर काम करने वाले मजदूरों की ही तरह वे भी मजदूर ही होती हैं। बौद्धिक श्रम करने वाले मर्दों की तरह बौद्धिक श्रम करने वाली महिलाओं को भी ज्यादा मजदूरी मिलती है। कई परिवारों में घर के मर्द और औरतें दोनों बाहर जाकर मजदूरी करते हैं। दोनों के मालिक उनके अतिरिक्त श्रम का शोषण करते हैं। अक्सर ऐसे मजदूरों को पूरे साल काम नहीं मिल पाता और वे गरीबी का जीवन जीते हैं। लेकिन चलिए इस बात को कभी बाद में छेड़ेंगे। पुरुषों की तरह महिलाएं भी वर्गों में बटी हुई होती हैं। जमीन के किराए, पूंजी के ब्याज और औद्योगिक मुनाफे पर जिंदा रहने वाले जो परिवार होते हैं, जो पूंजीपति परिवार होते हैं, अक्सर उनकी महिलाएं घर का कामकाज नहीं करती। यहाँ तक कि कई बार तो वे अपने बच्चों को पालने पोसने तक का काम नहीं करती। इन सब कामों के लिए भी वे मजदूर रखती हैं। इनके मुकाबले जो थोड़े कम अमीर परिवारों की महिलाएं होती हैं, वे मजदूरों के साथ भी थोड़ा बहुत श्रम कर लेती हैं, लेकिन अधिकतर काम वो भी मजदूरों से ही करवाती हैं। लेकिन आमतौर पर दुनिया की सारी महिलाएं दुनिया के सारे पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा काम करती हैं। लेकिन काम तो सबको करना चाहिए, श्रम तो सबको करना चाहिए, सबके समान अधिकार होने चाहिए, सबके समान कर्तव्य होने चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। कायदे से दुनिया के हर पुरुष को और दुनिया की हर महिला को घर के अंदर का काम भी करना चाहिए और घर के बाहर का काम भी करना चाहिए। तभी उनके रिश्ते में थोड़ा बैलेंस आ पाएगा, उनके बीच में थोड़ी समानता आ पाएगी। लेकिन जिन घरों की महिलाओं के पास घर के बाहर करने के लिए कोई काम नहीं होता, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी पुरुषों पर, अपने घर के पुरुषों पर आश्रित रहती हैं, उन पर निर्भर रहती हैं। ऐसा ही पुरुषों के साथ होता है, यानी उनको भी घर के कामकाज के लिए महिलाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस वजह से समस्या तो दोनों के साथ रहती है, लेकिन ज़्यादा समस्या महिलाओं के साथ रहती है। इसलिए हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी जो समानता ला सके, जिससे किसी को भी समस्या ना हो।